नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अफ्यून के नियम के बीच में तुलना करेंगे। इन दोनों नियमों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, तब हमारे ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और मैं जो आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताऊंगा वो आपको और कहीं भी इतनी सटीक और सरल भाषा में नहीं मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला अंतर, पृथक्करण के नियम को हम एकल संकर संकरण व द्विसंकर संकरण दोनों से समझा सकते हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण से पृथक्करण के नियम को और प्रभाविता के नियम को समझाते हैं, लेकिन हम द्विसंकर संकरण से भी हम पृथक्करण के नियम को समझा सकते हैं, क्योंकि चाहे एकल संकर संकरण हो चाहे द्विसंकर संकरण हो, जब कोई भी जीव है 2n कोशिका वाला, उसके अंदर जब युग्मकों का निर्माण होता है तब दोनों युग्मक एक दूसरे से दोनों एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। किसी लक्षण के लिए जो जीन जिम्मेदार होती है उसके दोनों एलील जब युग्मकों में जाते हैं, संततियों में जाते हैं, तब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी लागू होता है और डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी लागू होता है। जबकि स्वतंत्र अफ्यून के नियम को केवल द्विसंकर संकरण से ही समझा सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र अफ्यून के नियम की हम जब बात करते हैं तब वहाँ पर हम दो लक्षणों को एक साथ लेते हैं, दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। कोई भी दो लक्षण जैसे बीज का रंग व आकार, ये दो लक्षण हम एक साथ लेते हैं, द्विसंकर संकरण करवाते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, जिसमें बीज का रंग येलो या बीज का आकार गोल, ये दो जीन हम लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि स्वतंत्र अफ्यून के नियम की परिभाषा हम देखते हैं, उसमें हम दो जीनों का जिक्र करते हैं, एक जीन के एलील दूसरे जीन के एलील से उनका बीच में क्या संबंध है उसकी हम बात करते हैं। अभी हम इसका जो नेक्स्ट अंतर है उसमें हम देखेंगे। ये दूसरे अंतर की हम बात करते हैं जो परिभाषा के रूप में है। पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक जीन के दोनों एलील एक दूसरे से पृथक होते हैं, बस यही है। और जब वो पृथक होते हैं तो प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक जीन का एक ही एलील पाया जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक कोई जीव है, जब इससे जब युग्मक का निर्माण होगा तब एक युग्मक में कैपिटल टी जाएगा और दूसरे युग्मक में स्मॉल टी जाएगा। यानी ये दो एलील ये एक जीन है, इस जीन के दो एलील हैं और दोनों एलील अलग युग्मक में प्रवेश करते हैं। ये पहला एलील है, दूसरा एलील, ये पहला युग्मक है, ये दूसरा युग्मक है। ये पृथक्करण का नियम कहता है। जबकि स्वतंत्र अफ्यून का नियम क्या कहता है, युग्मक निर्माण के समय एक जीन का एलील दूसरी जीन के किसी भी एलील के साथ युग्मक में संयोजन बना सकता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर ये दो जीन हमने लिए, प्रत्येक जीन के दो एलील है, ये जीन फर्स्ट है, ये जीन सेकंड है। जीन प्रथम के दो एलील है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और दूसरी जीन के कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब इनसे जब युग्मक का निर्माण होगा तब हम क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं द्वितीय नियम के अनुसार कि युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक जीन का एक एलील जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे युग्मक बन रहे हैं, चार प्रकार की कोशिकाएं बनती है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई के एक में कैपिटल वाई जाएगा, एक में स्मॉल वाई जाएगा। यहाँ चार प्रकार में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चार प्रकार के संयोजन बनेंगे। कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर जा सकता है और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर जा सकता है। यानी यही स्वतंत्र अफ्यून का नियम कहता है कि एक जीन का एलील कैपिटल वाई के साथ जरूरी नहीं कि दूसरे जीन का आर ही जाए,
पहले जीन के एलील कैपिटल Y के साथ पहले जीन के, जैसे ये दो जीन है कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, ये दो जीन है। कैपिटल Y के साथ ज़रूरी नहीं कि कैपिटल R ही जाए, इसके साथ स्मॉल r भी जा सकता है। ऐसे ही स्मॉल y के साथ ज़रूरी नहीं कि कैपिटल R ही जाए, उसके साथ स्मॉल r भी जा सकता है। यानी ये दोनों नियम दोनों के साथ ये लागू हो सकता है, या कैपिटल R के साथ ज़रूरी नहीं कि कैपिटल Y ही जाए, इसके साथ स्मॉल y भी जा सकता है। यानी एक जीन का एलील दूसरे जीन के किसी भी एलील के साथ युग्मक में संयोजन बना सकता है, अर्थात विभिन्न जीनों के एलील एक दूसरे के साथ संयोजन स्वतंत्र रूप से होता है। तीसरा हम अंतर देखते हैं। पृथक्करण के नियम में हम सिर्फ एक जीन की चर्चा करते हैं, जबकि स्वतंत्र अफ्यून के नियम में हम विभिन्न जीनों के एलीलों की चर्चा करते हैं। स्वतंत्र अफ्यून के नियम में हमने द्विसंकरण से हम समझाया था, वहाँ पर दो जीन ली थी, दो जीन के बजाय 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। स्वतंत्र अफ्यून के नियम में हम वहाँ पर ये कोई फिक्स नहीं है कि 2 ही जीन हमें लेनी है, लेकिन पृथक्करण के नियम में हम सिर्फ एक जीन की बात करते हैं एक समय में। अगला अंतर देखते हैं। पृथक्करण के नियम उस प्रत्येक अवस्था में लागू होता है जब युग्मकों का निर्माण होता है, यानी जब भी युग्मक बनेंगे तब पृथक्करण का नियम लागू होगा। यानी जब युग्मक बनेंगे तब एक जीन के दोनों एलील एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अर्थात ये सार्वभौमिक नियम है, हर परिस्थिति में लागू होता है, जबकि स्वतंत्र अफ्यून का नियम हर परिस्थिति में लागू नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं संदर्भ में हम लागू होता है, उसी संदर्भ में हम इसकी बात करते हैं जब हम उन जीनों की बात करें, जब हम वो लक्षण लें जिनको निर्धारित करने वाली जीन या तो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हो या फिर एक ही गुणसूत्र पर इतनी दूर स्थित हो कि उनके बीच में सहलग्नता ना के बराबर हो। यदि सहलग्नता पाई जाती है तब क्या हो सकता है, वो दोनों जीन एक साथ वंशागत होने की कोशिश करेगी, तब हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग संयोजन वहाँ पर नहीं बनेंगे। यानी सहलग्नता क्या करती है, एक तरह से विरोध करती है किसका, स्वतंत्र अफ्यून के नियम का। अगला हम देखते हैं इसमें अंतर। दोनों नियमों में गहरा संबंध भी है, दोनों परस्पर संबंधित भी है। किस प्रकार, जिस समय पृथक्करण का नियम अप्लाई होता है उसी समय उस जीव में स्वतंत्र अफ्यून का नियम भी कार्य करता है। कैसे, जीव में माता पिता के समान लक्षण पृथक्करण के नियम का परिणाम है। क्यों, पृथक्करण के नियम के अनुसार ही जो जीव होता है उसके अंदर एक एलील उसके माता से आता है और एक एलील उसके पिता से आता है, उस लक्षण का जो जीन युग्म है उसमें, जबकि बहुत सारे लक्षणों का संयोजन स्वतंत्र अफ्यून का नियम है। यदि 2-4 जीन, जैसे मटर के पौधे की बात करें, मटर के पौधे में टोटल 7 जीन पाए जाते, 7 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 7 गुणसूत्र पर बहुत सारी जीनें पाई जाती है। एक गुणसूत्र की बात करें, किसी जीव में यदि एक ही गुणसूत्र पाया जा रहा है, वहाँ पर 4 जीन है, तो 4 जीन के बीच में फिर अलग अलग संयोजन किसके कारण बनते हैं, स्वतंत्र अफ्यून के नियम के कारण बनते हैं। यदि वहाँ पर चारों जीनों में संलग्नता पाई जाती है तो चारों जीनों के जो एलील वो एक साथ ही वंशागत हो गए और उनके बीच में संयोजन बहुत कम बनेंगे। इसलिए स्वतंत्र अफ्यून का नियम बहुत सारे लक्षणों के संयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। आगे हम देखते हैं अंतर। सहलग्नता स्वतंत्र अफ्यून के नियम का विरोध करती है। सहलग्नता जिसको लिंकेज कहते हैं, इसके बारे में हम अलग से अच्छे से वीडियो बनाएंगे, जबकि पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं है। एक तरह से ये जो पहला हमने एक अंतर देखा उसी अंतर का एक तरह से रिपीटेशन है। कुछ विसंगतियाँ हो सकती है, पृथक्करण के नियम में कुछ विसंगतियाँ हो सकती है जिसके कारण गुणसूत्रों में संख्यात्मक व संरचनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। गुणसूत्रों में संख्यात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर भी बड़ा एग्जाम में टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर हम इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। ये 6 महत्वपूर्ण अंतर है पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अफ्यून के नियम में। यदि आप ये अच्छे से याद कर लोगे तब आपके दोनों नियम अच्छे से कंटेस्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि ये आपको
वीडियो अच्छा लगा या यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।